वेलकम टू academy-kj.com। जी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है OSI लेयर्स, जिसको हम लोग समटाइम OSI रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं या OSI मॉडल भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार OSI लेयर क्या है, OSI लेयर काम किस तरह करती हैं, OSI लेयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क की डायग्राम की मदद से मैं आपको हर लेयर का फंक्शन स्टेप बाय स्टेप एक क्लियर करूंगा आपको कि भाई हर लेयर किस किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है। OSI लेयर को समझने के लिए पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यार ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि हमें OSI लेयर बनानी पड़ गई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपके सामने बनाई है। जनाब, स्टोरी ये है कि हमारे सामने तीन कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए और कंपनी बी को आप आराम से इजीली देख सकते हो कि इसका एक ऑनर ऊपर मौजूद है। इसने अपने नीचे तीन मैनेजर रखे हुए हैं, एक HR का है, एक सेल्स का और एक मार्केटिंग का। हर मैनेजर ने अपने नीचे, इसने दो बंदे रखे हुए हैं, इसने तीन बंदे रखे हुए हैं, इसने दो बंदे रखे हुए हैं, तो यानी ये असिस्टेंट मैनेजर है। बी कंपनी ने भी सेम स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है, सही है। लेकिन कंपनी सी के अंदर मामला थोड़े से अलग हैं। देखिए, यहाँ के ऑनर ने बेहतर समझा कि मैं अपने नीचे दो जनरल मैनेजर रख लिए इसने। अच्छा, इस जनरल मैनेजर ने बेहतर समझा कि मैं अपने नीचे एक HR का मैनेजर रखूं, एक सेल्स का मैनेजर रखूं, ये पूरी लाइन मैनेजर्स की, और एक HR का असिस्टेंट मैनेजर रखूं, ये जो कि डायरेक्ट जनरल मैनेजर के अंडर में आता है। मार्केटिंग का जो जनरल मैनेजर था उसने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं अपने नीचे एक HR का मैनेजर रखूं, क्योंकि ये पूरी लाइन HR की है ना, देखें, और अपने नीचे एक सेल्स का असिस्टेंट मैनेजर रखूं और दूसरा भी सेल्स का ही असिस्टेंट मैनेजर रखूं, सही है। फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ कि यार ये असिस्टेंट मैनेजर जो अपने नीचे जो है एक ऑफिसर रखेगा सेल्स का, और ये असिस्टेंट मैनेजर और एक ऑफिसर रखेगा अपने HR का। तो इन्होंने भी इसी तरह अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। कंपनी ए भी बड़ी अच्छी चल रही है, कंपनी बी भी बड़ी अच्छी चल रही है अपने लिहाज से, कंपनी सी भी बड़ी अच्छी चल रही है। प्रॉब्लम इशू कहाँ पे आया? प्रॉब्लम ये आया कि जनाब, अगर कंपनी ए कंपनी बी के साथ कोई कम्युनिकेट करना चाहती है, कोई अपनी बिजनेस डील वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो ऑनर ने अपने मिसाल के तौर पर अपने HR मैनेजर को कहा कि भाई अदर साइड पे बात करो और हम लोग कोई डील करते हैं। HR मैनेजर ने जो है कंपनी बी के HR मैनेजर कॉल की, दोनों ने आपस में डील डिसाइड की, अपने अपने ऑनर को बता दिया, यहाँ पे डील हो गई, सही है। अब कंपनी ए ने कहा कि यार कंपनी सी के से राब्ता करो, हम वहां पे करेंगे। अब मसला खराब हो गया। मसला खराब ये हुआ जब HR मैनेजर ने, यहाँ की कंपनी ए के HR मैनेजर ने कंपनी सी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कौन सा वाले HR मैनेजर से बात कराएं, जो कि हमारे जो है HR के GM HR के अंडर में आता है या जो GM मार्केटिंग के अंडर में आता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई आप तो अपनी कंपनी में मैनेजर हो, हमारे पास तो जनरल मैनेजर होता है जो बॉस को रिपोर्ट करता है, तो आप तो डायरेक्टली हमारे जनरल मैनेजर बात नहीं कर सकते, आप तो जूनियर हो। यानी इनकी उनकी कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आने शुरू हो गए कि यार ये क्या, हम किससे बात करें फिर। तो फिर जब इनको एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करनी पड़ी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि या तो कंपनी ए वाले कंपनी सी के जैसा स्ट्रक्चर रखते, या कंपनी सी वाले कंपनी ए के जैसा स्ट्रक्चर रखते। तो इससे फायदा क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सही है। ये कहानी आपको समझ में आ गई। इशू कहाँ पे निकला? इशू यहाँ पे निकला कि इनका स्ट्रक्चर, इनका डिजाइन सेम नहीं था, तो दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। इसी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। हालांकि काम दोनों के अपने अपने लिहाज से बिल्कुल अलग-अलग बिल्कुल सही चल रहे थे। इशू जब इन दोनों ने आपस में काम करने की कोशिश की आपस में, तो जब आया, यही कहानी आपके साथ OSI लेयर के मामले में होती है। देखें, जब शुरू के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने कंप्यूटर्स बनाए, अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाई, तो वो लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, सही है, सब लोग बड़े आपस में बड़े बेहतरीन काम कर रहे थे। लेकिन इशू कब आया? जब एक डेल कंपनी का कंप्यूटर जो है IBM के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या IBM का कंप्यूटर जो है एप्पल कंपनी की कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या एप्पल कंपनी की कोई नेटवर्किंग डिवाइस जो है IBM कंपनी के कंप्यूटर की नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, या बड़ी प्रॉब्लम के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो फिर पूरी दुनिया ने कहा कि यार हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसका मकसद क्या हो, टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स, यानी डिफरेंट कंपनीज के जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं या डिफरेंट कंपनीज के जो कंप्यूटर मौजूद हैं, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम सबको एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। हम कोई सी भी डिवाइस बनाएंगे, हमें उसी स्ट्रक्चर के तहत बनाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी डिवाइस आराम से कम्युनिकेट कर सकें।
तो इस मकसद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाया। ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल कोई फिजिकल चीज नहीं बनाई इन्होंने। इन्होंने एक तरीकेकार, एक रेफरेंस बना के दे दिया कि भाई आप लोग जो है जो भी इक्विपमेंट बनाएंगे उसके अंदर, उन इक्विपमेंट के अंदर जो फंक्शंस होंगे उनको इन 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उन डिवाइड करने के बाद अब आप बताएंगे कि भाई आपके इक्विपमेंट के अंदर कितनी लेयर्स काम कर रही हैं, ताकि दूसरी कंपनी भी जब अपना इक्विपमेंट बनाएगी वो भी उन्हीं लेयर्स के ऊपर बनाएगी और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो भाई क्या ये आप इन लेयर्स को देख सकते हैं? आप इन लेयर्स को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसकी सादी सी एग्जांपल है। सादी सी एग्जांपल ये है भाई कि ये जो कंपनी थी, इसके जितने भी लोग थे, इन सबको एक साथ किसी दिन दावत में बुला के रखा जाए, इन सबको खड़ा कर दिया जाए, तो क्या इनके चेहरों पे लिखा हुआ होगा कि ये बंदा एचआर का है या कि ये बंदा सेल्स का है या ये बंदा जो है अपना मार्केटिंग का है? नहीं, सबका पता चलेगा जब ये सब अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। सही है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब आप देखोगे तो कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस पे, किसी कंपोनेंट पे नहीं लिखा हुआ होता कि या ये एप्लीकेशन लेयर से बिलोंग करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर से बिलोंग करेगा या सेशन लेयर से बिलोंग करेगा। इन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि हर एक एक डिवाइस का फंक्शन इन्होंने डिसाइड कर लिया है। तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुम ये काम करोगे तो तुम समझ जाना तुम एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हो, तुम ये काम करोगे तो समझ जाना तुम प्रेजेंटेशन लेयर पे काम कर रहे हो। और हर लेयर को कहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये लेयर है, मिसाल सेशन लेयर है, इसको बता दिया कि तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, तुम अपनी सर्विसेज जो प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड करोगे और ट्रांसपोर्ट लेयर से सर्विसेज लोगे, यानी ये लेयर इन बिटवीन काम करेगी। तो ये तो हर लेयर को बता दिया गया है कि तुम्हारा स्पेसिफिक टास्क है, इसके अलावा तुमने कोई दूसरा काम करना नहीं, किसी दूसरे काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी, तुमने सिर्फ अपना काम करना है और अपनी लेयर्स को, जो ऊपर नीचे, ऊपर वाली लेयर है या नीचे वाली लेयर है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जनाब इस तरह इन्होंने 7 लेयर्स के अंदर पूरे सिस्टम को डिवाइड किया। उन लेयर्स के नाम आपके सामने मौजूद हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन लेयर को याद करने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये सेंटेंस याद कर लो। ये याद करने फायदा क्या होगा? ऑल का जो ए है रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन लेयर को, पीपल का जो पी है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन लेयर को, तो सीम्स का जो है एस जो है रिप्रेजेंट करता है सेशन लेयर को। इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये फिजिकल लेयर। तो ये याद करने के लिए सेंटेंस मौजूद है। ये कोई टेक्निकल सेंटेंस नहीं है या इसमें कोई टेक्निकल कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक जस्ट याद करने के लिए आपको एक लाइन दे दी गई है। ओके जनाब, ये 7 लेयर्स है। अब मैं आपको इन लेयर्स के बारे में डिटेल के साथ बताता हूँ। अच्छा, ये लेयर्स बनाने का हमें फायदा क्या हुआ? ये लेयर बनाने का हमें फायदा ये हुआ, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, जब लेयर्ड आर्किटेक्चर नहीं था इस कंपनी के अंदर तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। कभी कोई एचआर मैनेजर है जो कि मिसाल सेल्स का बंदा एचआर के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे सेल्स का बंदा जो मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे एचआर का बंदा मार्केटिंग में काम कर रहा है, यहाँ पे एचआर का बंदा जो सेल्स के नीचे काम कर रहा है, यानी कोई स्ट्रक्चर जो है ना नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इनके साथ कम्युनिकेट करना, इनके साथ बात करना, इनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए बहुत ज्यादा, उसको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल था। मिसाल के सेल्स की कोई गलती हो गई, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एचआर वाला लेगा या ये मार्केटिंग वाला लेगा, क्योंकि सेल्स के इसके नीचे भी आते हैं, सेल्स के इसके नीचे भी आते हैं, यानी ये सब की ड्यूटी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। जबकि कंपनी ए, कंपनी बी के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी कम थी, क्योंकि एचआर को पता है कि भाई हमारा ही काम है सारा एचआर का और हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स को पता है कि ये सारा हमारा काम है और हम ही रिस्पॉन्सिबल है। मार्केटिंग को पता है कि हमारा काम है और हम ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है कम से कम होती जाएगी। तो ओएसआई लेना हमारा ये काम किया, नंबर 1। नंबर 2, फैसिलिटेट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, यानी आपके मॉड्यूल्स बना दिए, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया आपके सिस्टम के अंदर। ये ओएसआई की वजह से ही हमारे पास पॉसिबल हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है इसको समझने के लिए आसानी हो गई, हमें इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए आसानी हो गई, मल्टी वेंडर मुख्तलिफ कंपनी के दरमियान में कम्युनिकेशन करना, ये भी हमारे लिए ओएसआई लेयर के बेनिफिट में शामिल है। अच्छा, अब ओएसआई लेयर की जब ये ओएसआई लेयर जब काम करती हैं तो इसमें होता क्या है बेसिकली, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहेंगे तो जो इस कंप्यूटर के नीचे जो 7 लेयर्स हैं, उस कंप्यूटर के नीचे 7 लेयर्स हैं, हर लेयर दूसरी साइड की लेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगी। मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन लेयर होगी वो दूसरे कंप्यूटर की एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगी। इसकी जो प्रेजेंटेशन लेयर अदर साइड प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगी। तो इस तरह हर लेयर अपने प्रोटोकॉल की मदद से अदर साइड पे अपनी सेम लेवल की जो लेयर है उसके साथ कम्युनिकेशन करेगी।
इन सब की कम्युनिकेशन की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह तक जो आपकी ट्रांसमिशन होती है सक्सेसफुल होती है, कंप्लीट होती है, विदाउट एनी एरर होती है। हर लेयर के अपने अपने फंक्शन डिसाइड हैं, हर लेयर अपना अपना काम करती है। जब ये लेयर्स आपस में काम करती है ना, तो ये एक काम ये भी करती है कि हर जो भी अपना काम करती हैं उसको अपने डेटा के साथ अटैच करती जाती हैं। ये बात बल्कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर यहाँ पे था, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे था। ये दोनों ने कहा कि यार हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ स्काइप पे बात करना चाहते हैं। चलो सही बात है, स्काइप पे कॉल मिला ली इन्होंने। तो यहाँ से जो कंप्यूटर डेटा निकला, मिसाल के तौर अपने हेलो कहा या कुछ भी तस्वीर भेजी, उसको कंप्यूटर डेटा फॉर्म डेटा उसको हम कहेंगे ये डेटा है, ठीक है। जब ये डेटा पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर के पास गया, तो एप्लीकेशन लेयर ने अपना काम किया इस डेटा के ऊपर और साथ में अपनी इंफॉर्मेशन के साथ अटैच कर दी, ताकि जब ये अदर साइड पे पहुंचेगा ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा अदर साइड पे जब पहुंचेगा तो ये इंफॉर्मेशन भी उसको जाके दे देगा पता। तो अदर साइड पे जो एप्लीकेशन लेयर होगी उसको पता चल जाएगा कि पीछे वाली एप्लीकेशन लेयर ने इसके साथ क्या क्या काम किया, ये समझ जाएगी अब इसने क्या काम करना है। सही है। तो ये पूरा इसने अपना हेडर लगा दिया, इसे हम कहेंगे एप्लीकेशन लेयर हेडर। अच्छा, जब ये दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन लेके पास पहुंचे ना, तो ये दोनों कंबाइन हो चुके थे। जब तक ये दोनों एक बन गए, लेकिन प्रेजेंटेशन वाले ने अपना हेडर लगा दिया साथ में। जब ये सब मिलके फिर सेशन के बाद पहुंचे, तो ये तीनों कंबाइन हो गए, सेशन ने अपना एक अलग से हेडर लगा दिया। जब ये सब मिलके ट्रांसपोर्ट के बाद पहुंचे तो कंबाइन हो गए, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर लगा दिया। इसी तरह नेटवर्क ने अपना एक हेडर लगा दिया। इन सब ने अपना अपना काम किया और साथ में अपना अपना हेडर अटैच कर दिया। सही है। तो आप बोलोगे यार हर कोई अपना हेडर लगा रहा है, जहां हमारा ओरिजिनल डेटा इतना सा था अब यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, इतने सारे। लेकिन यार ये वाकई नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हमें जहां एक लिमिटेड डेटा था वहां पे डेटा बढ़ गया। लेकिन इस नुकसान की वजह से हमें बहुत ज्यादा फवायद मिले हैं। नंबर वन कि हमारी कम्युनिकेशन रिलायबल हो गई, हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर हो गई है, हमारी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन करना हमारे लिए पॉसिबल हो गया। यानी बहुत ज्यादा हमें फास्ट कम्युनिकेशन भी, मतलब काफी हमारे बहुत ज्यादा एडवांटेज इसकी वजह से मिले हैं। तो ये जो छोटा सा नुकसान है, ये इतना कोई हमारे पास मायने नहीं रखता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है ये। सही है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर वो वाहिद लेयर है जो खाली हेडर नहीं लगाती बल्कि एक ट्रेलर भी लगाती है। यानी आगे भी अपनी इंफॉर्मेशन लगाती है पैकेट के और पीछे भी लगाती है। क्यों? इससे फायदा क्या हुआ? ये क्यों ऐसा करती है? ये इस वजह से ऐसा करती है क्योंकि अब आप खुद देख सकते हो कि डेटा लिंक लेयर से जो चीज निकली है उसके आगे हेड एंड ट्रेलर लिखा लगा हुआ है। जब ये हेडर एंड ट्रेलर लेके जब फिजिकल लेयर के पास जा रहा है, तो फिजिकल लेयर जो है इसमें ना कोई हेडर लगा रही है ना ट्रेलर लगा रही है, बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन को जो है सिंपल 101.101.101 में कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर से जब निकलती है, लास्ट लेयर से जब इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए, तो वो सिर्फ 101.101 की फॉर्मेशन में यानी बाइनरी फॉर्मेशन में होती है। तो उस लेयर को पता नहीं होता कि भाई इसके अंदर डेटा लिंक लेयर का हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, इसको नहीं पता। इसने सिर्फ 101.101 कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें फिर डेटा लिंक लेयर के ट्रेलर का क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि जब इस जैसे कई फ्रेम 101 के निकल के आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता होगा कि यार कौन सा फ्रेम कब खत्म हो रहा है और नया फ्रेम कब शुरू हो रहा है। सही है। मिसाल के तौर पे ये फिजिकल लेयर से पहले ये फ्रेम निकल के यहाँ पे पहुंच चुका है। सही है। तो यहाँ पे लास्ट में ट्रेलर लगा हुआ है, उसने बता दिया कि अब ये फ्रेम खत्म हो गया, अब नया फ्रेम स्टार्ट होगा जो इसके यहाँ से स्टार्ट होगा। पता चलेगा ये फ्रेम खत्म हो गया, फिर नया फ्रेम स्टार्ट होगा। तो डेटा लिंक लेयर इसी वजह से हेडर के साथ साथ अपना ट्रेलर भी लगाती है। अदर साइड पे जब आप जाओगे तो वही फ्रेम जब फिजिकल लेयर के पास जाएगा, तो इसको एज इट इज जो यहाँ पे था वो आप इसने एज इट इज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसी तरह ये आगे बढ़ा। हर कोई जो है अब अपना अपना हेडर जो है रिमूव करता है। डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर ट्रेलर दोनों रिमूव कर दिए। अब आगे इन्फॉर्मेशन गई, उसने अपना हेडर रिमूव किया, अपना हेडर रिमूव किया, और फाइनली जो है डेटा आपका एप्लीकेशन लेकर पहुंच गया और उसने अदर एंड पे जो कंप्यूटर में स्काइप चल रहा था वहां पे डेटा डिलीवर कर दिया। तो यहां से जो आपकी तस्वीर गई थी या वॉइस गई थी वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब ये डेटा जो आता है इसको हम कहते हैं पीडीयू। सही है। तो जब ये पीडीयू एप्लीकेशन के जरिए, इसका नाम हमने पीडीयू रखा हुआ है, लेकिन जब ये पीडीयू जो एप्लीकेशन लेयर से गुजरता है इसको हम कहते हैं एपीडीयू यानी एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू। सही है। जब ये प्रेजेंटेशन लेयर से गुजरता है तो जब ये शक्ल बन जाती है इसको हम कहते हैं पीपीडीयू यानी
प्रेजेंटेशन लेयर का पीडीयू। जब ये सेशन लेयर से गुजरता है तो ये बन जाता है एसपीडीयू। तो इस पूरे को हम कहते हैं सेशन लेयर का पीडीयू। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है, जब ये पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजर के जो नया बनाता है, इसको हमने नाम दिया है सेगमेंट का। और जब ये नेटवर्क लेयर से गुजर के आगे पूरा अपना एक पैकेट इसको बनाता है पूरा ग्रुप, इसको हम कहते हैं पैकेट। और जब ये डेटा लिंक से लेके पूरा पूरा ये बनाता है, इसको हम कहते हैं फ्रेम। यहाँ पे एम आना था, मैंने एन लिख दिया, फ्रेम कहते हैं। और जब ये फ्रेम फिजिकल लेयर से पूरा ये 0 0 बनाता है, इनको हम कहते हैं बिट्स। ये इनके मुख्तलिफ स्टेजेस पे बनने वाले स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ नेम्स हैं। ये आपको पता होने चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आउटपुट निकलती है उसको हम सेगमेंट कहते हैं, नेटवर्क लेयर से जो आउटपुट निकलती है उसको हम कहते हैं पैकेट कहते हैं। सही है। अच्छा, पीडीयू का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सही है। यानी ये तमाम के तमाम जो है हर एक अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और हर एक का नाम डिफरेंट होता चला जाता है। अब इनके फंक्शंस हैं क्या? इनके फंक्शंस को मैं आपको जो है, मेरे पास एक कंप्यूटर की डायग्राम है, पूरा नेटवर्क की डायग्राम है, इसके लिए समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या करती है। यहां पे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। सही है। तो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप की लेयर होती है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है, जो आपके कंप्यूटर पे एप्लीकेशन चल रही है, मिसाल के तौर पे स्काइप चल रहा है या वेब ब्राउजर चल रहा है, तो इन एप्लीकेशंस को नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाती है। स्काइप को नेटवर्क के साथ, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाती है। स्काइप को जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है ताकि स्काइप जो है अपना डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर सके। तो जनाब इसका लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, इनेबल यूजर और सॉफ्टवेयर टू गेट एक्सेस टू द नेटवर्क। यानी जो आपके एप्लीकेशन है उसको नेटवर्क की एक्सेस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट ब्राउजिंग यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल अगर आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो प्रोटोकॉल के ऊपर आई उसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से जो ये काम करती है, या अगर फाइल ट्रांसफर करनी है कंप्यूटर से दूसरी जगह कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पे होता है एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, या मेल ट्रांसफर करनी है तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है। यानी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की मदद से, मुख्तलिफ तरीकेकार की मदद से एप्लीकेशन लेयर का बेसिक काम क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर पे चल रही हैं, जो ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर पे नजर आ रही हैं, उनको आपके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके स्काइप से जो डेटा निकलेगा, आपके मिसाल के तौर पे स्काइप हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, या ईमेल की कोई एप्लीकेशन होगी, वहां से कोई डेटा निकलेगा, वो डेटा नेटवर्क के ऊपर से ही गुजरता हुआ जाएगा ना। तो उस एप्लीकेशन को उस नेटवर्क तक एक्सेस करवाने के लिए आपकी एप्लीकेशन लेयर काम करती है। सही है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर ये काम ये करती है जनाब, आपने जब यहां से लेके यहां तक कम्युनिकेशन करनी थी, तो ये आपस में ये सिंटैक्स और सिमेंटिक दोनों पे काम करती है। यानी ये डिसाइड करती है कि भाई कौन सी लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, C++ लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, उनके अंदर क्या क्या एरर होंगे, क्या क्या तरीकेकार होगा। यानी ये आपस में ये समझ लो कि यहां से लेके यहां तक जो कम्युनिकेशन होती है, ये प्रोग्रामिंग, ये इनकी लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं कि भाई आपने कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, किस तरीके से आपने बात करनी है। इसको हम रिटन फॉर्म में देखें, सिंटैक्स या सिमेंटिक पे काम करती है। डेटा ट्रांसलेशन पे अल्फाबेट होगा, डेटा न्यूमेरिक नंबर्स होगा, इसमें काम करती है। कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, यानी डेटा को कंप्रेस करने पे काम करती है कि भाई डेटा का साइज कंप्रेस करके हम भेजें ताकि हमारी जो ज्यादा बैंडविड्थ को यूटिलाइज ना हो। और डेटा को जो है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करती है। डेटा को सिक्योर करती है कि भाई जो डेटा यहाँ से लेके दूसरे कंप्यूटर जा रहा है, इसको हम सिक्योर करते हैं ताकि बीच में कोई हमारा डेटा ना खत्म ना कर दे। सही है। इसके बाद होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन लेयर का काम ये होता है जनाब, यहां से लेके यहां तक का पूरा एक सेशन एस्टेब्लिश करती है कि भाई अब हम यहां से लेके स्काइप से लेके स्काइप तक हम लोग पूरा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हम एक पूरा सेशन एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? इसमें हम देखेंगे जनाब कि सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे, हमारा पूरा मैसेज एक या दूसरी का सिंक्रोनाइज होकर ट्रांसमिट हो। ऐसा ना हो कि मैंने हेलो बोला तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने यहाँ से बोला तो वहां पहुंचा पहले अस्सलाम वालेकुम और फिर बाद में पहुंचा हेलो, यानी सिंक्रोनाइजेशन। या फिर ये कुछ पहुंचा कुछ नहीं पहुंचा। तो ये सेशन लेयर का ये काम होती है। तो एस्टेब्लिश कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन की सिक्योरिटी हो गया, आपस में डायलॉग कंट्रोल देखेंगे, हाफ डुप्लेक्सिंग ट्रांसमिशन होगी या फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होगी। जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारी बात खत्म हो जाएगी, तो उस सेशन को खत्म करना ये भी सेशन लेयर का काम है। सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है?
ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि जनाब यहां से लेके यहां तक का जितना मैसेज यहां से निकला है वो यहां तक का सही सलामत पहुंच जाए, सही रास्ते से होके पहुंच जाए, वक्त पे पहुंच जाए। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हैंडल ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बिटवीन होस्ट, यानी एक होस्ट यहां पे है और यहां तक इनके दिमाग ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, इनको डील करती है आपकी ये ट्रांसपोर्ट लेयर। और एरर डिटेक्शन हो गया, फॉल्ट डिटेक्शन हो गया, उसको फॉल्ट को रिकवर करना, इसके लिए टीसीपी एंड यूडीपी के प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोटोकॉल वगैरह जो है ना मैं अभी प्रोटोकॉल वाली वीडियो में काफी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। नेटवर्क लेयर क्या करती है? अच्छा देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर तो ऊपर वाली लेयर थी ना, तो ये सब लेयर अपने अपने काम करती है। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर ये करती है कि जनाब नेटवर्क लेयर, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर तो यहां से लेके यहां तक की पूरी कम्युनिकेशन को देखती है। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे एक और लेयर आती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है? वो यहां से लेके यहां तक का आईपी एड्रेस जो है ना, आईपी एड्रेस को डिसाइन करती है। तो ये वो अपने पैकेट जो निकलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से, जो सॉरी कहाँ गया, नेटवर्क लेयर जो है अपनी क्या करती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पैकेट आ रहा होता है जिसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं, उसके ऊपर अपना एक आईपी एड्रेस अटैच करती है। आईपी एड्रेस यकीनन आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पता तो आईपी एड्रेस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। नेटवर्क लेयर जो है आईपी एड्रेस को ऐड करती है और फिर क्या करती है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू होस्ट। देखें ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो यहां से लेकर यहां तक पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये है कि देखिए यहां से लेकर यहां तक जाने का एक रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। सही है। अब देखना ये है किस रास्ते पे ज्यादा कंजेशन आई हुई है, किस रास्ते के अंदर लिंक ब्रेक हुआ है, किस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, किस रास्ते से हम देर में पहुंचेंगे, कहाँ से हम जाएंगे तो हमारी डिलीवरी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमने सारी चीजें जो डिसाइड करना जो है ये नेटवर्क लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? डेटा लिंक लेयर ये करती है कि जनाब देखें ट्रांसपोर्ट लेयर ने फुल पैकेट को, फुल मैसेज को ट्रांसमिट करना था, नेटवर्क लेयर ने रास्ता डिसाइड करना था। डेटा लिंक लेयर ये करती है वो यहां से यहां तक पैकेट को सही तरह पहुंचाती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बताती है तुमने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अच्छा वो यहाँ जाना है तो डेटा लिंक लेयर फिर पैकेट को यहाँ तक पहुंचाती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बताती है, सॉरी नेटवर्क लेयर बताती है तुमने यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है। अच्छा वो यहाँ जाना है तो फिर वो जो डेटा लिंक लेयर यहाँ से यहाँ पहुंचाती है। यानी डेटा लिंक लेयर जो है अपने ऊपर वाली नेटवर्क लेयर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, क्योंकि रास्ता तो नेटवर्क लेयर ने बताना है, लेकिन डेटा लिंक लेयर क्या करती है, एक एक स्टेप यहाँ से यहाँ सही तरह मैसेज को पहुंचाती है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाती है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाती है। यानी डेटा लिंक लेयर जो है पूरा नेटवर्क लेयर को कॉपी करते हुए अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पूरे फ्रेम को पहुंचाती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम है? फिजिकल लेयर का काम यह है कि भाई जो पैकेट यहां से यहाँ जाता है उसको, आपको पता है कि यहाँ से जो आपने राइटिंग में टेक्स्ट लिखा था वो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट था, या लेकिन जो यहाँ से जब निकले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे। इन वायर्स के ऊपर क्या ट्रैवल करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर वायर होता है, ये कैट 6 केबल वायर जो भी है, या फिर यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होगा तो यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। तो भाई ये जो सिग्नल निकला था इसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, मीडिया कौन सा लेना है, कॉपर मीडिया लगा हुआ है तो उसका इंटरफेस प्रोवाइड करना, ऑप्टिकल मीडिया लगा हुआ है तो ऑप्टिकल इंटरफेस प्रोवाइड करना और उनसे रिलेटेड इश्यूज को डील करना, ये सारा का सारा जो है आपके फिजिकल लेयर का फंक्शन है। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम लेयर समझ में आ गई होंगी और इनके फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और academy-kechi.com की वेबसाइट के ऊपर जो OSI का जो पोस्ट है उसके अंदर मैं काफी डिटेल के साथ पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, उसको वहां से जाके एक दफा लाजमी रीड कर लेना और फेसबुक का जो पेज है उसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।